हेलो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि सफलता आपके कदम तभी चूमेगी जब आप लोग ना ठंडी, ना गर्मी, ना कुछ चीज़ को देखेंगे, सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, मेहनत करिए। अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं तो बिना रुके, बिना मेहनत किए ये कुछ नहीं होगा। मतलब कि रुकेंगे तो कुछ नहीं होगा, मेहनत तो लगातार ही करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस भी दे रहे हैं। अभी पेपर का तो कुछ डिसाइड नहीं है, पर इसमें सुनाई पड़ रहा है कि सामान्य अध्ययन भी जुड़ गया है। मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को अपडेट दे दिया था, मैसेज दे दिया था कि आप लोगों का अब टीजीटी पीजीटी में क्या सामान्य अध्ययन भी जोड़ा जाएगा। कितना सिलेबस जुड़ेगा वो तो अभी डिसाइड नहीं है, किसी को नहीं पता है कि मतलब कितना सिलेबस जुड़ेगा, कौन कौन सा जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, कुछ भी पता नहीं है। पर इसके आगे अगर नोटिफिकेशन जैसे ही पेपर की डेट आती है वैसे उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितना कौन सा पोर्शन इसमें आएगा, क्या क्या आएगा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। तो उसमें आप लोगों को पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। पहले आप लोग इसी की कंटिन्यू क्लास करिए, फिर सामान्य अध्ययन को भी हम पढ़ाएंगे। सामान्य अध्ययन भी सिलेबस जब आ जाएगा तभी हम बता पाएंगे कि क्या क्या पढ़ाना है। उसके पहले हिंदी में, साहित्य में, व्याकरण में सभी कुछ आएगा। ये तो आपको पता ही है कि सभी कुछ आता है इसमें। और सिलेबस जैसे ही आ जाता है कि मतलब सिलेबस में सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पहले अब इसी को देखते हैं। एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधुओं ने कहा है। श्याम बिहारी, देव बिहारी और सुख बिहारी, ये तीनों कौन थे? मिश्र बंधु थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम बिहारी, फिर से याद कर लेना, श्याम बिहारी, देव बिहारी और सुख बिहारी, तीनों भाई थे, मिश्र बंधुओं में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा? तो आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा था? तो आधुनिक काल को नवीन काल गुलाब राय ने कहा था। किसने? गुलाब राय ने कहा था। अगला देखते हैं, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा था? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रश्न वही है, पर घुमा फिरा के प्रश्न दूसरी तरीके से बनाया गया है। किसी भी तरीके से आप लोगों से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि कहाँ से कौन सा प्रश्न बन सकता है, तो आप लोग उसको देखिएगा। मतलब ये ना सोचिएगा कि प्रश्न वही है, बार बार आ रहा है। कोई प्रश्न अगर आप लोगों को मैच भी हो जाए तो प्रश्न घुमा कर जरूर दिया रहेगा। तो चलिए, खड़ी बोली हिंदी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? तो खड़ी बोली को हठी और मूर्ख किसने कहा था? पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा है। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त कृत अनघ का संबंध किससे है? मैथिली शरण गुप्त कृत अनघ का संबंध किससे है? तो बौद्धकालीन संस्कृत से है। किससे? बौद्धकालीन संस्कृत से है। अगला है, अर्जन और विसर्जन नामक काव्य ग्रंथ किसका है? अर्जन और विसर्जन नामक काव्य ग्रंथ किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। किसका? मैथिली शरण गुप्त का है। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता कामिनी कांत उपाधि किसकी है या किसकी थी? तो कविता कामिनी कांत उपाधि किसकी है? किसकी थी? नाथूराम शंकर की। किसकी? नाथूराम शंकर की है। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसका कथन है पूछ रहा है। तो किसका कथन होगा? बालकृष्ण भट्ट का है। किसका? बालकृष्ण भट्ट का है। अगला देखते हैं, अगला देखिए, यहाँ पर आएगा एक ही नंबर से, बट आप लोगों के प्रश्न सभी चेंज हैं। तो 10-10 करके मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप करवाया था,
तो इसमें क्या है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। तो अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया था किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो आपको पता होगा हिंदी का पहला उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र का है। और ये प्रश्न दूसरी तरीके से पूछ रहा है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। किसका है? श्रीनिवास दास का है। किसका है? परीक्षा गुरु एक रचना है किसका? मुंशी प्रेमचंद का है। इसी में परीक्षा गुरु उपन्यास अगर पूछता है तो किसका होगा? श्रीनिवास दास जी का है। इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी किसका है या कौन सा है? तो एक घूंट है। कौन सा है? एक घूंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? तो पत्र पूछ रहा है, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। कहाँ से छपा था? कलकत्ता से छपा था। आगे देखते हैं, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। कौन सी? संवाद कौमुदी है। अगला देखते हैं, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो सभी को पता है हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर हैं। व्यंजन पूछता है तो 33 हैं। अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछता है तो 52 है। तो कितना होगा? 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। कुल पूछता है हिंदी और वर्णमाला और किसका? स्वर और व्यंजन का, स्वर और व्यंजन का होगा तो कितने होंगे? 52 होंगे। अगला देखते हैं, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? फिर से सुनिएगा, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार को। किसे? बनारस अखबार को कहा गया है। अगला देखते हैं, हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सिद्ध सरापा को माना जाता है। कब के हैं? 9वीं शताब्दी के हैं। कब के? 9वीं शताब्दी के हैं। अगला देखते हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन होंगे? लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल हैं। अगला देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन हैं? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन हैं? विद्यापति हैं। कौन? विद्यापति होंगे। अगला देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधा वर्षण है। कौन? सुधा वर्षण है। अगला देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा होगा? उदंत मार्तंड है। अगला देखते हैं, अजंता की गुफा। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा किससे है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ होगा? भोपाल मध्य प्रदेश में है। कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में है। अगला देखते हैं, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? तो अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन होंगे? महादेवी वर्मा हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन होंगे? महादेवी वर्मा हैं। अगला देखते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अगला देखते हैं, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद्र हैं। कौन? हेमचंद्र होंगे। अगला देखते हैं, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? पुष्पदत्त हैं। कौन है? पुष्पदत्त हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है? तो किस काव्य की होगी? यशोधरा की है। किसकी? यशोधरा की है। अगला देखते हैं, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। क्या? एपिग्राफी कहलाता है। अगला देखते हैं, अमी हलाहल मद भरे स्यात सेत श्याम रतनाल, जियत मरत झुक झुक परत जे ही चितवत एक बार। फिर से देखिए, अमी हलाहल मद भरे स्यात सेत श्याम रतनाल, जियत मरत झुक झुक परत जे ही चितवत एक बार। यानी कि कह रहा है कि जिधर देखता है एक बार देखता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन हैं? कौन होंगे? रसलीन हैं। कौन होंगे? रसलीन हैं। अगला देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो ने, कल मैंने आपको बताया था कि खड़ी बोली के रचयिता कौन होंगे? अमीर खुसरो हैं। तो आप लोगों से बहुत सारे अमीर खुसरो से प्रश्न बनते हैं कि अमीर खड़ी बोली की रचयिता या खड़ी बोली के जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अगला है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहेलियों के दुःसुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या है? तो अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या है? उनकी मुख्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली। क्या होगी? खड़ी बोली है। अगला देखते हैं, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है श्री रामचरित मानस। किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसी द्वारा लिखा गया, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। इतना हुआ। रामायण के जनक कौन होंगे? वाल्मीकि हैं। तो इतना पता होगा। अगला देखते हैं, अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं। कौन है? अशोक के फूल के निबंध के रचनाकार कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन हैं? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? सूरदास जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या हो? आँख की किरकिरी होने का ये एक मुहावरा है। किसके लिए प्रयोग होता है? तो जो अप्रिय लगता है, यानी कि जो मन को नहीं भाता उसे क्या कहते हैं? आँख की किरकिरी होना। जैसे कि गांव की भाषा में कहते हैं ना, ये हमारे दिमाग चित्त से उतर गया है, ये हमारे दिमाग से उतर गया है, मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए कहते हैं आँख की किरकिरी होना। तो ये लोकोक्ति किसकी है? अप्रिय लगना के लिए होगी। आंसू काव्य के रचयिता कौन हैं? तो आंसू काव्य सभी को पता है, आंसू झरना, ये सब किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला देखते हैं, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से होती हैं। किससे? क्षेत्र विशेष से होती हैं। अगला देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है, सूर, तुलसी और जायसी। किसकी? सूर, तुलसी और जायसी की है। अगला है, आत्मजयी के रचयिता कौन हैं? आत्मजयी के रचयिता कौन होंगे? कुंवर नारायण हैं। कौन? कुंवर नारायण होंगे। अगला देखते हैं, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला देखते हैं, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य हैं। कौन? क्रो-मैग्नन मनुष्य होंगे। अगला देखते हैं, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा, मैंने कल भी इसको प्रश्न करवाया था, किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आगे देखिए,
आधुनिक युग के चरण कौन हैं? तो आधुनिक युग के चरण कौन होंगे? रामधारी सिंह दिनकर होंगे। दिनकर इनका उपनाम होगा, रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम होगा। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा, जैसे अपने यहाँ की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। सेकेंड भाषा के अंतर्गत कौन आता है? तो संस्कृत आती है। तो ऐसे आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। कौन सी? तेलुगु है। आगे देखिए, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी कि उसकी खूब बढ़ा चढ़ाकर उसकी बड़ाई करना, उसे ही क्या कहते हैं? आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। आगे देखिए, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण होगा ऐतिहासिक। क्या होगा? ऐतिहासिक होगा। अगला देखते हैं, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। ये रहे आज के 40 प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको वन लाइनर की तरीके बिल्कुल पढ़ा दिया है। आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करके पूरा रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए समझ समझ के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।